नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज़ हल कर रहे हैं। अगर आपको इससे पहले इसके वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? यहाँ पर यदि हमें एपी के प्रश्न करना है तो पहले समझना पड़ेगा कि एपी मतलब समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी जैसे 3, 6, 9, 12, 18, 21 ये कोई एक श्रेणी है हमारे पास। तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं कैसे पता लगेगा? इसमें जो ये श्रेणी का प्रथम पद कहलाएगा, ये वाला पद पहला है और ये आखिरी पद है। तो पहले पद को हम A1 से दर्शाते हैं और इसको AN से दर्शाते हैं। पदों की संख्या ऐसी होती है A2, A3, A4, A5, इस तरह से इनको हम दर्शाते हैं। ये वाला A6 होगा। AN कब होगा? जब ये श्रेणी और आगे इसी तरह बढ़ती रहे और जो आखिरी पद हो उसको हम क्या कहते हैं? AN कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो पहला पद है, दूसरा पद है, इसमें से पहले पद को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो हम यदि A2 माइनस A1 करते हैं तो मतलब 6 में से हम 3 को यदि घटाते हैं तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ऐसे यदि हम A4 में से A3 को घटाते हैं तो A4 में से हम A3 को घटाएं तो मतलब 9 में से हम किसको घटाएं? 6, तो भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और यदि A5 में से A4 को घटाएं मतलब 12 में से हम 9 को घटाएं तो कितना आ रहा है? तो भी 3 आ रहा है। तो ये जो सार्व अंतर है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो अंतर आ रहा है इसको कहते हैं सार्व अंतर। ये यदि समान होता है तो जो दी हुई श्रेणी है ये क्या होती है? एपी होती है, मतलब समांतर श्रेणी होती है। सीधे सीधे यदि ये जो कोई श्रेणी हमें दे रखी है इसके सभी पदों के बीच में जो अंतर हो वो समान हो तो वो श्रेणी क्या कहलाती है? पदों के बिंदु 6 से 3 को घटाए तो 3 आएगा, 9 में से 6 को घटाए तो 3 आएगा, 12 में से 9 को घटाएं तो भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। तो ये जो सार्व अंतर है ये समान हो तो श्रेणी कायम होती है, समांतर श्रेणी होती है। अब समांतर श्रेणी के प्रश्न हमको इस प्रश्नावली में हल करने हैं। जो आगे सूत्र आएंगे वो साथ में बताते जाएंगे इसमें। अब यहाँ इस प्रश्न में वो बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? प्रश्न में दिया है हमें प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया है? 15 रुपये। तो ये प्रथम किलोमीटर के लिए हो गया। अब वो क्या बोल रहा है? इसके बाद जब हम दूसरा किलोमीटर चलें तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा? के लिए किराया ये 15 रुपये तो लगना ही है। क्या बोल रहा है वो? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जो कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए मतलब ये 15 रुपये तो लगेंगे, लेकिन और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये है। तो इस 15 में ये 8 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 23 रुपये। ये दूसरे किलोमीटर के लिए किराया हो गया। अब यदि तीसरे किलोमीटर की बात करें तो तीसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा? 15 तो है ही सही और ये दूसरे किलोमीटर वाला 8 भी है, इसमें 8 और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 31 रुपये आ जाएगा ये। इसके बाद यदि हम आगे और निकालेंगे तो और इसमें क्या जुड़ जाएगा? 8 और जुड़ जाएगा। अब ये हमें इस तरह से हमें एपी के कौन कौन से पद मिल जाएंगे? एक हमें श्रेणी जो मिली, ये पहले हमें बताना है कि श्रेणी समांतर है या नहीं। तो पहला पद हमें मिल गया 15, दूसरा मिल गया 23, तीसरा मिल गया 31 और यदि अगला निकालेंगे तो वो आएगा 39। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो अब ये हमें बताना है कि ये जो हमें दी गई श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? अंतर। मैंने आपको बताया था कि दूसरे पद में से पहला पद हम घटाएंगे
फिर तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, फिर चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, तो क्या निकल जाएगा, डी। डी क्या होता है, इसका सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर डी को कहते हैं। A2 में से A1 को घटाएं तो A2 हमारे पास ये है और A1 15 है, तो A2 23 है, A1 15 है। 23 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही A3 में से A2 को घटाएं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, A3 क्या है 31 है और A2 क्या है 23 है, घटाने पे कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं तो कितना मिलेगा हमें, A4 में से A3 मतलब A4 क्या है 39, इसमें से हम 31 को यदि घटाते हैं तो भी कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब ये जो सार्व अंतर है सभी में कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि श्रेणी का सार्व अंतर बराबर है, अतः यह एक एपी है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखिए यहाँ पर एक ये बेलन है हमारे पास, इसमें जितनी भी हवा भरी हुई है उसका 1/4 भाग हर बार ये पंप क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो हमें इसकी क्या बनाना है, एक समांतर श्रेणी बनाना है। यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि बेलन में 64 लीटर हवा भरी हुई है, 64 लीटर हवा भरी हुई है। यदि बेलन में 64 लीटर हवा भरी हुई है, क्योंकि हमें कोई यहाँ पर कुछ मात्रा दे नहीं रखी है, तो यदि 64 लीटर हवा है तो A1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 64 हो जाएगा इसका। A1 64 आ गया। अब A2 निकालना है हमको। A2 मतलब अगला पद समांतर श्रेणी का। तो वो क्या बोल रहा है, 64 लीटर में से क्या बोल रहा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो इसमें से कितना बाहर निकल जाएगा, तो 64 का 1/4। 64 का 1/4 मतलब 64 में हमको क्या करना पड़ेगा, 1/4 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको यदि हम हल करें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 6 24। तो ये आ गया हमारे पास 64 ऋण 16। कितना आ जाएगा, 64 ऋण 16 बराबर 48। ये आ गया हमारे पास A2। इसके बाद A3 देखें तो अब जो बेलन है उसमें कितनी हवा है, अब है 48 लीटर। तो 48 लीटर का 1/4 फिर से पंप बाहर निकाल देगा। तो 48 का 1/4 क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब 48 में से क्या घटाना पड़ेगा, 12 घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 लीटर। ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद आ गया। अब तीसरा आ गया। अब चौथे पद के लिए देखें तो अब बेलन में कितनी हवा है, 36 लीटर। तो ये 36 लीटर का 1/4 बाहर निकालेगा। तो 36 का 1/4 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 9 हो जाएगा। 36 में से हम क्या करें, 9 को घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अब 25 लीटर आ जाएगा। तो जो हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी मिली वो क्या मिल जाएगी, जो समांतर में श्रेणी जो मिली वो श्रेणी क्या हो जाएगी हमारे पास, 64, 48, 36, 25। इस तरह से आगे चलती जाएगी। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। सार्व अंतर D निकालना पड़ेगा। D कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा। दूसरा पद यहाँ पे है 48 और पहला पद कितना है, 64। 48 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 16। ऐसे ही तीसरे पद में से भी दूसरे पद को घटाएंगे तो तीसरा पद है 36 और दूसरा है 48। 36 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा, ऋण 12 आ रहा है। अब
चौथे पद में से तीसरे को घटाएं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 25 है और ये 36 है। 25 और 36, 25 में से 36 घटेगा, कितना आ जाएगा, ऋण 9। अब हम देख रहे हैं कि ये जो सार्व अंतर है ये क्या तीनों एक जैसे हैं? नहीं, ये तो तीनों अलग अलग आ रहे हैं। ऋण 16, ऋण 12, ऋण 9। जब सार्व अंतर एक समान नहीं आ रहा है तो फिर ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी, चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। जैसे ये हमें कोई कुआं खुदवाना है, ये कोई कुआं है। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जब उसको 1 मीटर खुदवाया तो 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150। उसके बाद और फिर 1 मीटर अपन ने खुदाया तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे इसमें, एक ये तो 150 है 1 मीटर तक का, तो और 1 मीटर खुदाया तो इसमें 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। इसके बाद यदि और हम नीचे 1 मीटर और खुदाते हैं तो क्या होगा, और 50 रुपये बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 250 हो जाएगा। फिर और 1 मीटर यदि खुदाते हैं तो और 50 रुपये, ये जो है कीमत इसमें और 50 रुपये बढ़ेंगे। मतलब इस तरह से 50 रुपये हर मीटर की खुदाई पे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसकी हमें क्या निकालना है, श्रेणी निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा A1 आ गया। अब दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, इसमें 50 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 150 धन 50 बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ये हमारे पास A2 आ गया हमारा। अब A से ही तीसरे मीटर की खुदाई के लिए, तीसरे मीटर खुदाई की लागत में क्या होगा, 150 धन 50 तो है ही सही, और 50 बढ़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 250 रुपये। फिर चौथे मीटर के लिए क्या हो जाएगा, चौथे मीटर के लिए और 50 बढ़ जाएगा, 150 धन 50 धन 50 धन 50, इस तरह से कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। इस तरह से ये एक हमें श्रेणी मिल गई। तो श्रेणी क्या मिली हमें, सबसे पहले है 150, उसके बाद 200, उसके बाद है 250, फिर है 300, इस तरह से ये चलती जाएगी। अब हमें ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर D बराबर कितना आएगा, दूसरे में से पहला पद घटाना, मतलब 200 में से 150 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50। फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखें तो ये तीसरा है, ये दूसरा पद है। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं, कितना आ रहा है हमारे पास, फिर 50 आ रहा है। अब हम A4 में से A3 को घटा के देखें तो A4 300 है, A3 250 है। तो 300 में से 250 घटाएंगे तो भी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सार्व अंतर है ये कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। और चूंकि सार्व अंतर बराबर है इसलिए ये श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। चूंकि सार्व अंतर समान है अतः श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अगला प्रश्न देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से
8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर हमें ये क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और 8% दर दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा करना है। तो हर वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब अपने को हर वर्ष का क्या निकालना पड़ेगा, इसमें मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो पहले जो A1 है वो तो हमें दिया ही हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 10,000। ये जो है ये A1 हो जाएगा। अब फिर हम इस पे क्या निकालें, मिश्रधन निकालें। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। अब ये तो हमारे पास मूलधन है, कितना है मूलधन, 10,000। ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो हमारे पास यहाँ देखें हम तो मूलधन कितना है, तो मूलधन 10,000 है और दर कितनी है 8%, समय तो 1 वर्ष आएगा, बटे में 100। इन 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000 धन 100 में 8 का गुणा करें 800। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10,800। ये निकल गया हमारे पास, क्या निकल गया, ये A2 हो गया ये हमारा। अब हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन निकालना पड़ेगा। अब मूलधन कितना है हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन होता है वही अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 10,800 मूलधन हो जाएगा। और मूलधन धन ब्याज, वही ब्याज का सूत्र यहाँ पर लगेगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो यहाँ से 10,800 मूलधन हमारा क्या है 10,800, दर 8%, समय 1 वर्ष बटे 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगी। अब 108 में 8 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो आएगा 864। अब जोड़ने पे कितना आ जाएगा, इनको यदि हम जोड़ें तो हमें मिल जाएगा 4, 6, 6, 1 और 1, इतने रुपए ये क्या आ गया हमारे पास, मिश्रधन। ये हमारा निकल गया A3। अब चूंकि इसमें ज़्यादा गुणा भाग है तो हम श्रेणी बना लेते हैं। तो श्रेणी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से पहला पद हमने देखा 10,000 है, दूसरा पद 10,800 है, तीसरा पद 11,664 है। इस तरह से ये आगे चलती जाएगी। अब यदि हम D निकालें, जो D सार्वअंतर है, तो हमें पता है A2 में से A1 को हम माइनस करेंगे। तो A2 हमारे पास है 10,800, उसमें से A1 को हम माइनस करें जो कि है 10,000, तो कितना आ जाएगा 800 रुपये आ गया ये। अब यदि हम A3 में से A2 को माइनस करें, ये A3 है, इसमें से A2 को माइनस करें तो A3 हमारे पास 11,664 और A2 है 10,800। इसको हम घटाएं तो कितना आ जाएगा 4, 6, फिर बचेगा हमारे पास 864। तो 864 हमारे पास बच रहा है। तो ये देखें, ये और ये क्या बराबर है, 800 और 864 अलग अलग आ रहा है D का मान। तो D का मान तो समांतर श्रेणी में अलग अलग आता ही नहीं है, मतलब चूंकि यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि सार्वअंतर समान नहीं है इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।